Hello everyone. In the last lecture, I have told you about the photorespiration, CAM pathway, C4 pathway, C3 pathway. Now, in this lecture, I will tell you about the photorespiration, its implications, and what are the factors that affects the photorespiration or the photosynthesis. So, फोटोरेस्पिरेशन जो एक लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है और ऑक्सीजन का अपटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, उसे हम फोटोरेस्पिरेशन कहते हैं। फोटोरेस्पिरेशन जनरली लाइट की प्रेजेंस में ही होता है और फोटोरेस्पिरेशन जनरली 25 to 35 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा होता है और प्राइमरली क्लोरोफिल सेल्स में कैरी आउट होता है। फोटोरेस्पिरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन से डिफरेंट है क्योंकि यह C3 प्लांट्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू C4 प्लांट्स। और जो फोटोरेस्पिरेशन है उसका प्राइमरी जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसे आप कहेंगे, जो रेस्पिरेशन के वक्त बनेगा वो होगा ग्लाइकोलेट, और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा वो क्लोरोप्लास्ट में कैरी आउट होगा प्रोक्सिसोम्स में और माइटोकॉन्ड्रिया में। फोटोरेस्पिरेशन की प्रोसेस में कोई भी एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोरेस्पिरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं? वो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फोटोरेस्पिरेशन का जो प्रभाव है प्लांट्स पर वो कम रहेगा। देन ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ज़्यादा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में ज़्यादा फोटोरेस्पिरेशन कैरी आउट होगा। और टेम्परेचर यदि ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा जो कि 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है, तब जो है फोटोरेस्पिरेशन भी ज़्यादा होगी। यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फोटोरेस्पिरेशन कम रहेगा। तो कौन कौन से रीज़न्स हैं फोटोरेस्पिरेशन में के कम होने के C3 प्लांट्स में या C4 प्लांट्स में? C4 प्लांट्स की पहले बात की जाए तो C4 प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंजप्शन पॉइंट है वो कम रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड की जो इवोल्यूशन है वो भी कम रहती है। जो फोटोरेस्पिरेशन है C4 प्लांट्स में कम होता है एज़ कम्पेयर टू C3 प्लांट्स। जो फोटोरेस्पिरेशन में फोटोरेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जिसे हम कहते हैं वो ग्लाइकोलेट रहता है और बंडल शीथ सेल्स जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पर रुबिस्को जैसा एंजाइम भी पाया जाता है वहाँ पर बनता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा प्रेजेंस होने की वजह से हाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है मेंटेन होगी बंडल शीथ सेल्स में, जिसकी वजह से रैपिड डिकार्बोक्सिलेशन, जैसे मैंने बताया था मेलेट्स में मेलेट आयंस की रैपिड डिकार्बोक्सिलेशन होगी एस्पर्टेट आयन की, जो कि मेसोफिल सेल्स में ट्रांसफ़र होंगे और जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की और फोटोरेस्पिरेशन जो है वो कम हो जाएगी। इसीलिए C4 प्लांट्स जो हैं वहाँ पर या तो बहुत कम फोटोरेस्पिरेशन होती है या बिल्कुल भी फोटोरेस्पिरेशन नहीं होता। देन अगर इसके इम्प्लीकेशन की बात की जाए, यानी कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है फोटोरेस्पिरेशन का, तो प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि इसमें वेस्टेज ऑफ एनर्जी ज़्यादा हो रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वेस्टेज ज़्यादा हो रही है। देन जो इकोसिस्टम है जिसपे कि कार्बन की जो साइकिलिंग है और न्यूट्रिएंट की जो अवेलेबिलिटी है वो भी इन्फ्लुएंस होगी। देन ग्लोबल कार्बन साइकिल पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि कितना अमाउंट ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेट हो रहा है प्लांट्स के द्वारा, जो कि अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल कार्बन साइकिल को। देन अगर एग्रीकल्चर में बात की जाए तो यील्ड में रिडक्शन जो है एक मेन इसका एग्जांपल है फोटोरेस्पिरेशन का, स्पेशली हॉट एरियाज़ में। एंड देन वाटर यूज़ एफिशिएंसी, यानी कि जो फोटोरेस्पिरेशन है वो कम करेगा वाटर यूज़ एफिशिएंसी को, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है मोर वनरेबल रहेंगे ड्राउट की ओर। देन नेक्स्ट आता है आपका
कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं? तो मेजरली दो फैक्टर्स की बात की जाएगी। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स में क्लोरोफिल सबसे पहला एग्जांपल है क्लोरोफिल का, यानी कि अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल कितना प्रेजेंट है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है फोटोसिंथेसिस के साथ, क्योंकि यह एक फोटो रिसेप्टिव पिगमेंट है जो डायरेक्टली ट्रैप करता है सोलर एनर्जी को। सो डायरेक्टली और पार्शली आप नहीं कह सकते, यानी कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को। देन फोटोसिंथेटिक एंजाइम सब्सटेंस और सिस्टम। सो अमाउंट और कौन सा अमाउंट ऑफ एंजाइम और नेचर ऑफ एंजाइम जो है वो डायरेक्टली प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी कि अगर एंजाइम की एक्टिविटी ज़्यादा होगी लाइट की इंटेंसिटी की प्रेजेंस में, तो लाइट जो है ज़्यादा कैप्चर होगी लीफ के द्वारा और फोटोसिंथेटिक रेट भी ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट आता है लीफ रेजिस्टेंस। सो फोटोसिंथेसिस जो है उनका एक क्लोज डिपेंडेंस है लीफ रेजिस्टेंस पे, यानी कि बात की जाए अगर C4 प्लांट्स की, तो C4 प्लांट्स में जो लीफ रेजिस्टेंस है वो रेगुलेट करता है फोटोसिंथेसिस को, बट C3 प्लांट्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि कार्बोक्सिलेशन की जो एफिशिएंसी है वो लिमिट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन को और स्टोमेटा में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। सो लीफ का रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। देन डिमांड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेट्स यानी कि कितनी डिमांड्स है फोटोसिंथेट्स की मैच्योर प्लांट्स में, इमैच्योर प्लांट्स में, वो डिपेंड उसके डिपेंडेंस पे भी फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो डिपेंड करेगा। यानी कि अगर ज़्यादा डिमांड होगी फोटोसिंथेट्स की तो जो प्लांट्स होंगे वो रैपिडली ग्रो करेंगे, ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का एक्टिविटी शो करेंगे एज़ कम्पेयर टू मैच्योर प्लांट्स। नेक्स्ट लीफेज, फोटोसिंथेटिक रेट जो है वो हायर रहेगा जितने भी आपकी जो एक्सपैंडिंग लीव्स होंगी, यानी कि वहाँ पर मैक्सिमम जो एनर्जी है वो एंट्रैप होगी सनलाइट एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द जो लीव्स नैरो रहेंगी। सो लीफ एज पे भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस का रेट, और जो लीफ की एज है उसके अकॉर्डिंगली जो क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनिंग है वो भी कम होती है, यानी कि अगर लीफ की एज ज़्यादा है तो क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल सेल्स कम वर्क करेंगे एज़ कम्पेयर टू द न्यू एक्सपैंडिंग लीव्स। सो लीफ एज भी अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। देन नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। सो कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की डायरेक्टली अफेक्ट करती है फोटोसिंथेसिस के रेट को, यानी कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीजेस इफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में लो है तो नेचुरल जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी कम रहेगा। देन इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, यानी कि 1000 ppm तक अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रहता है तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी ज़्यादा रहेगा, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल की प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेटिक रेट होगा वो लगभग 10 से 30 गुना ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। सो 1000 ppm पर जो फोटोसिंथेसिस है वो मैक्सिमम अचीव होगी। देन लाइट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होती है। सो लाइट की इंटेंसिटी, वेवलेंथ ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट डायरेक्टली अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। देयर आफ्टर वाटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने का, यानी कि वाटर का एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे। वाटर की अवेलेबिलिटी अफेक्ट करती है वाटर रिलेशन प्लांट्स में, और जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट होता है। यानी कि अगर वाटर की कमी है किसी भी प्लांट्स में तो सेल्स जो हैं वो फ्लैसिड हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू टर्जिडिटी।
और वाटर की अवेलेबिलिटी की प्रेजेंस में ही डिपेंड करता है कि कितना फोटोसिंथेसिस का रेट कैरी आउट होगा, यानी कि 10 to 90% ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे। नेक्स्ट फैक्टर है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है एक बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। सो इट इज़ ऑल अबाउट द फोटो respiration and the factors affecting the photo respiration and about the photosynthesis and the major factors that are internal or external factor which can affect the activity of photosynthesis in the plants, maybe in mature plants and immature plants. Thank you everyone.